Welcome back. Let's start with today's paper. Today we have paper 5, Probability and Statistics 1, which means S1, October, November 2025, paper 5, variant 3, 53. So let's begin. Question 1 states that there are large number of students in the Greenfield College and हर कॉलेज का स्टूडेंट जो है ट्रेवल करता है बाय कार, बाय बस और बाय फुट और इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर स्टूडेंट। और हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि ट्रेवल्स बाय कार के 0.4 है और ट्रेवल बाय बस की 0.3 है। तो इवेंचुअली हमें फुट की ऑटोमेटिक पता चल जाएगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है। सो वी नो कि कार की 0.4 है, बस की 0.35 है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे इट्स गोना बी 0.75। सो 1 से माइनस करेंगे वी विल गेट द आंसर ऑफ फुट विच इज 0.25। तो यहाँ पे मैंने एक कोने पर सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आर थ्री स्टूडेंट फ्रॉम द कॉलेज सिलेक्टेड रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द थ्री स्टूडेंट ट्रेवल कॉलेज बाय कार। भाई कोई भी ट्रेवल कॉलेज से कार से नहीं करता। तो अगेन, तो हमें यानी कि नॉट कार नॉट कार नॉट कार की फाइंड करनी होगी, ऐसा क्या? तो अगर कार की 0.4 है तो नॉट कार की क्या होगी? 0.6। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें बस और फुट को ऐड कर रहे हैं विच इवेंचुअली मेक सेंस। अगर कार की 0.4 है तो नॉट कार में कौन आ जाएगा? बस आ जाएगा और फुट आ जाएगा। तो ऐड करेंगे इन दोनों को, या ऐड भी नहीं करें, कॉमन सेंस लगाएं तो 0.4 का 1 से माइनस करें तो 0.6 होता है। यानी कि 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 विच विल इवेंचुअली गिव अस द आंसर 0.216। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। 11 स्टूडेंट्स फ्रॉम द ग्रीनफील्ड कॉलेज आर सिलेक्टेड। ठीक है, 11 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फ्यूअर देन 9 ऑफ दिस 11 ट्रेवल बाय कार और बस। कह रहे हैं 9 से कम जो है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 9 जो है हमारे पास कार से या बस से ट्रेवल करते हैं। तो यानी कि अब इसमें हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो एन सी आर इंटू क्यू एन माइनस आर इंटू पी आर। इससे हमारे पास सक्सेस कितना है? सक्सेस यानी कि हम जिसपे चार है जो ट्रेवल बाय कार और बस वो कितनी है? वो हमारे पास 0.75 है। तो फेलियर कितना हुआ? 0.25। हम लिख दिया। तो वो कह रहे हैं या तो कार से हो या तो बस से हो, दोनों में से कोई भी हो जाएगा, होनी चाहिए। तो अगेन कार की ऐड करेंगे, बस की ऐड करेंगे, 0.75 आ गया। ये 0.4 जो था हमारे पास कार का था और बस का 0.35 था। तो हमारे पास 0.75 आंसर आ गया। और जो नॉट बस एंड कार होगा 0.25 होगा। तो यहाँ पे हमें लिखते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि हम 1 से स्टार्ट करें और 9 तक जाएं, व्हाट वी कैन डू, हम लोग एक्स का 9 या 9 से ग्रेटर फाइंड करते हैं और 1 से माइनस कर देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 देन 10 एंड देन 11 इनकी फाइंड करते हैं और 1 से माइनस कर देते हैं, जो हमें सारे आंसर मिल जाएंगे 1 से 9 तक। इंस्टेड के हम इंडिविजुअली 1 से 9 तक कैलकुलेट करें, ज्यादा आसान हो जाएगा ना। तो 11C9, 0.25 टू पावर 2, 0.75 टू पावर 9। ये 9 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 11 का हो गया। वी विल ऐड ऑल ऑफ दिस and we will get the final answer 0.455। अगेन 0.455 हमारे पास x से ग्रेटर देन 9 की आएगी, हमें लेस देन फाइंड करनी थी। तो अगेन वी विल माइनस इट फ्रॉम 1, we will get the final answer 0.545। ऑलराइट, सो एक दफा देख लें। Moving on to the question number 2। Question number 2 states the splash club has a member of 26 members है उसमें, जिसमें 16 swimmers हैं और 10 हमारे पास ड्राइवर्स हैं। तो 26 मेंबर्स हो गए हमारे पास। नो मेंबर इज द बोथ अ स्विमर एंड अ ड्राइवर, कोई मेंबर ऐसा नहीं है। सही है, सब सेपरेट है। फिर उन्होंने बताया कि एक कमेटी बन रही है जिसमें 6 ऑफ दीज 26 मेंबर विल सिलेक्टेड। ठीक है, 6 आएंगे उसमें से। इन हाउ मेनी वेज कैन द क्लब कमेटी बी सिलेक्टेड इफ इट मस्ट इंक्लूड 2 स्विमर्स एंड एटलीस्ट 2 ड्राइवर्स। कह रहे कम से कम 2 स्विमर्स तो होने चाहिए, ज्यादा होगा सही है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। ज्यादा कम से कम 2 ड्राइवर्स भी होने चाहिए, ज्यादा होगा तो कोई मसला नहीं है। और टोटल जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा हमारे पास 6 का। तो एक कमेटी यानी ग्रुप बन रहा है 6 का, जिसमें कम से कम 2 स्विमर्स होने चाहिए और कम से कम 2 ड्राइवर्स होने चाहिए, ज्यादा होगा तो मसला नहीं है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी वेज। अभी जो वेज की बात कर रहे हैं टू बी सिलेक्टेड, ये किसकी बात कर रहे हैं? परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की। सही, परम्यूटेशन की बात नहीं कर रहे। कॉम्बिनेशन में ए बी सी, और मैं अगर आपको बोलूं पी ए सी, इन परम्यूटेशन ये दोनों अलग हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। बट इन कॉम्बिनेशन दोनों चीज एक ही तो है। आप मुझे एबीसी बोले या मैं आपको बी ए सी बोलूं, बात तो एक ही है, वो एबीसी तो है, घुमा फिरा के। तो ये हमारे पास आ जाता है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। सही है, तो ये चीज याद रखनी है। परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर्स। परम्यूटेशन के अंदर ये मैं कहता हूँ टू वहां पर परम्यूटेशन बन रही है।
बट कॉम्बिनेशन में एक ही है क्योंकि है ही एक ही। तो हाँ, हमने यहाँ पे डार्क ग्रीन से लिख दिया है 2 स्विमर्स और 2 ड्राइवर तो मस्ट है, ये तो मस्ट आ गए। अब बाद में दो किसको ऐड करना है, तो हमारे पास जो पहला सिनेरियो बनता है वो बनता है कि हमने दोनों ही स्विमर्स को ऐड करते हैं। तो अगर हम दोनों स्विमर्स को ऐड करें तो वी गॉट 4 स्विमर्स। तो 16C4, 16 में से 4 सिलेक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10C2, यानी कि ड्राइवर जो है हमारे पास 2 थे, 10 में से 2 सिलेक्ट हो जाएंगे, ये ना 2 ड्राइवर्स और 4, इसका आंसर आ जाएगा। देन सेकंड सिनेरियो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड आ रहा है हमारे पास। जो फिक्स है वो तो फिक्स है, 2 स्विमर्स और ड्राइवर्स फिक्स है। क्या होता है कि हम दोनों ही ड्राइवर्स पिक कर लें, तो अगेन 16C2 यानी कि 16 स्विमर में से हमने 2 सेलेक्ट करें, और 10C4 यानी कि 10 ड्राइवर में से 4 सेलेक्ट करें। वी गॉट द आंसर। अब हमारे पास लास्ट केस बनता है यहाँ पे, हमारे पास थर्ड केस DNS, यानी कि 1 ड्राइवर 1 स्विमर। हम देखो, 2 स्विमर्स एंड 2 ड्राइवर्स तो सेलेक्ट होने ही होने थे, वो तो हो गए। अब हम यहाँ कर सकते हैं कि एक ड्राइवर सेलेक्ट कर लें और एक स्विमर सेलेक्ट कर लें, तो DNS। तो 16C3 × 10C3, वी गॉट द आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक और भी तो बन सकता है सिनेरियो, एस और डी कर दें यहाँ पे हम। नहीं, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। मैं वही बताना चाह रहा था कि ये हम एस और डी भी बोलूंगा तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है डीएस की तरह। हाँ, परम्यूटेशन में चेंज हो जाएगा, पर क्वेश्चन परम्यूटेशन का नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कॉम्बिनेशन का। तो एस और डी भी तो सेम ही है डीएस की तरह, इट्स मीन द सेम। सही है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से हम एक ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका, एक ही तो बात है। वी विल ऐड ऑल ऑफ दिस, we will get the answer 174,300. Question number 3 states, find the number of different arrangement of 9-letter word daffodils in which there is a D at the end, at the each end, and two F not next to each other. यानी कि कह रहे हैं कि जो वर्ड है इसमें दोनों एंड पे डी आ जाए और 2 F जो है वो साथ नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे चार्ट कि कौन चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है। वी नो इसमें डी जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें एफ जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, और अदर्स जो बाकी लेटर्स है वो सिर्फ सिंगल टाइम आ रहे हैं और वो हमारे पास 5 है। ये चार्ट बहुत जरूरी होता है कि इसमें समझ में आता है कि हमारे पास कितनी चीजें क्या चीज हो रही है। ठीक है? हमेशा इस हैबिट बना लो कि इसको बनाओ। नाउ मैंने यहाँ पे वर्ड्स को सेपरेट सेपरेट लिख दिया है, तो जिसको मैं स्टार बना रहा हूँ, तो ये तो नहीं हो सकते चेंज, ये तो फिक्स रहेंगे इधर, ये इनकी परमानेंट जगह है डी एंड डी, ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होंगे। बट इसके बीच में हमने वर्ड लिख दिए हैं AOILS। ठीक है, रैंडमली जो, और क्वेश्चन था कि दोनों एफ साथ नहीं हो सकते, तो इसमें हम एरोज बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इनके बीच में आएगा ना एफ, क्योंकि इनके बिटवीन अगर एफ आएगा तो साथ नहीं होंगे, वरना साथ हो जाएंगे। तो वी हैव 6 स्पेसेस बिटवीन देम, राइट। तो 6 में से हमें कितना सेलेक्ट करना है, 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2 ही तो एफ है। तो 6P2, और क्योंकि दोनों ऐप सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ताकि वो सेम खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये जो मैंने वर्ड्स लेके हैं AOILNS, ये भी तो शिफ्ट जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ये तो आपस में शिफ्टिंग हो सकती है, इनटू 5 फैक्टोरियल। तो ओवर हियर वी विल गेट 1800। तो 1800 क्या है हमारे पास, 1800 इज अ नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इट कैन मेक with D at the both end and 2F not together। तो इस तरीके से 1800 डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास। Moving on to the part B. Part B states, find the probability that the randomly chosen arrangement of the 9-letter words has exactly 4 letters between the two Ds। कह रहे probability बताओ। अगेन अरेंजमेंट नहीं पूछ रहा, ये probability पूछ रहा है। probability का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमें जो फेवरेबल हमें जो चाहिए डिवाइड बाय टोटल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो पहले टोटल बताओ, टोटल कितना है हमारे पास। अगेन 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई 9 फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास टोटल 9 लेटर्स थे, 2 फैक्टोरियल क्योंकि हमारे पास 2 डीज थे, और 2 एफ थे, तो 2 × 2 फैक्टोरियल हो गया। तो वहां पर टोटल जो आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है, ये तो आ गया। अब फेवरेबल जो हमें चाहिए वो क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली 4 लेटर्स हो बिटवीन 2 डीज। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस बना लिया, हमारे पास फर्स्ट डी हमारे पास ये रहा और सेकेंड डी हमारे पास ये रहा। इनके बीच में हमारे पास एग्जैक्टली 4 लेटर्स है, ऑफ कोर्स 1 2 3 एंड 4। अब इस तरीके से कितने और बन सकते हैं पहले मुझे ये बताओ। तो अगर हम देखें गौर से, अगर मैं शिफ्ट आगे कर दूं तो ये डी यहाँ चले जाएगा। तो एक तो हमारे पास दिख रहा है, ये हो गया हमारे पास सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हो गया। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा फर्स्ट जगह तो ये सेकंड केस हो गया, यहां से हमारे पास ये थर्ड केस हो गया, और यहां से हमारे पास ये फोर्थ केस हो गया। तो मेरे लिए हमारे पास 4 केसेस बन सकते हैं इस तरीके से, राइट। अगर एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, जब कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे,
इससे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट है? तो ये हमारे पास है 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मैंने 7 फैक्टोरियल मैंने क्यों बोला? 7 फैक्टोरियल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये डी तो फिक्स हो गया ना। तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 स्पेसेस है। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि वहां पर 2 एफ्स है, मैं डी को तो काउंट ही नहीं करा ना, ये तो फिक्स हो गया। 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया हमारे पास जो मैंने ग्रीन से बनाया, इनकी शिफ्टिंग मल्टीप्लाई बाय दी 4, यानी कि हमें 4 केसेस इस तरीके से, तो यहां से हमारे पास आंसर आ गया 10080। अब वी हैव फेवरेबल, वी हैव टोटल, तो फेवरेबल अपॉन टोटल से हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स कि हमारे पास एक फेयर रेड स्पिनर है जिसकी 4 साइडेड्स है, 1 2 3 4 उसके बाद नंबर्स हैं। एक हमारा ब्लू स्पिनर है उसकी भी 4 साइडेड्स है, पर उसके अंदर हमारे पास 0 1 2 3 है। ठीक है, वेन स्पिनर इज फन, जो भी स्कोर आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दोनों को एक साथ स्पिन किया गया, बस उन्होंने कंडीशन ये बताई है कि जो हाईएस्ट स्कोर होगा ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दोनों एक साथ स्पिन होंगे और दोनों में से जो भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर हमारे पास सेम यानी कि 2 इक्वल स्कोर हुए तो आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा स्कोर 0 हो जाएगा। अगर दोनों ने 1 1 शो किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1 और 2 हुआ तो हाईएस्ट स्कोर 2, तो यानी कि 2 हमारा स्कोर है। इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो पहले हमें इस समझना होगा कि क्या क्या स्कोर्स आ सकते हैं। 0 स्कोर हो सकता है क्योंकि क्या होता है दोनों ही वापस सेम नंबर आ जाए, पहली बात तो समझ में आती है। स्कोर 1 2 3 एंड 4 हो सकता है। भाई 5 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 5 तो स्पिनर में है ही नहीं, 5 कैसे होगा? भाई जो शो होगा ना हाईएस्ट वो एक्सेप्ट होगा। ऑलराइट, तो पहले इसको समझते हैं कि x=1 से क्या मतलब है। x=1 से मतलब है कि हमारा स्कोर 1, उसकी किस किस केसेस से हमारे बना सकते हैं। तो एक ही हमारे पास केस बनता है 1 एंड 0, यानी कि फर्स्ट स्पिन पे हमारे पास 1 आ जाए, सेकंड स्पेस पे हमारे पास 0 आ जाए। अब यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे कि 0 एंड 1 भी तो हो सकता है। नहीं, हमारे पास फर्स्ट स्पिनर यानी कि रेड स्पिनर के अंदर 0 नंबर नहीं है। देखें, हमारे पास 1 से लेके 4 तक है, और जो हमारे पास ब्लू स्पिनर है उसके अंदर 0 से लेके 3 तक है। तो अगर मुझे 1 स्कोर करना है तो ये एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से 1 आ जाए, यहाँ से 0 आ जाए, है ना। अच्छा, अगर यहां से 1 आए और यहां से 1 आएगा तो हमारे पास स्कोर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम नंबर आएगा तो स्कोर 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, इसको हमने हटा दिया। अगर मैं ये कर दूं कि यहां से 2 आ जाए और यहां से 1 आ जाए तो हमारा स्कोर 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट करना है ना। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही सिनेरियो बनता है, वो ये है कि 1 एंड 0 का, कि रेड स्पिन के अंदर 1 आ जाए और ब्लू के अंदर 0 आ जाए। तो इसका आंसर आता है 1/16। 1/16 x=2 का क्या मतलब है? आपके पास स्कोर 2 आए, तो भाई रेड स्पिन के अंदर 1 आए, ब्लू के अंदर 2 आ जाए। इस तरीके से हमारे पास एक हमारे पास केस बनता है। दूसरा केस हमारे पास बनता है 2 एंड 0 का, फिर रेड के अंदर 2, ब्लू के अंदर 0। और फिर थर्ड क्या है? रेड के अंदर 2 और ब्लू के अंदर 1, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर है ना। तो थ्री हमारे पास 3 सेट्स बनते हैं, हमारे 3/16 हो गया आंसर इसका। तो इसका आंसर 3/16 मैं यहाँ लिख दिया। x=3 का क्या मतलब है कि 1,3, यानी कि रेड स्पिन के अंदर हमारे 1 है, ब्लू के अंदर 3 आ जाए तो 3 सिलेक्ट हो जाएगा। 2,3 अगेन हाईएस्ट नंबर सिलेक्ट, 3,0। अब क्योंकि हमारे ब्लू के अंदर 0 है और रेड के अंदर 3 है, तो हमारे पास हाईएस्ट वाला 3,3 हो जाएगा सिलेक्ट। 3,1 एंड 3,2, तो सेकंड नंबर 5 एज बनते हैं, तो 5/16 ये हमने यहाँ लिख दिया है। 5/16 फोर का भी देख लेते हैं हम लोग। 4,0, 4,1, 4,2 एंड 4,3। ये हमारे पास 4 तरह के हमारे पास केसेस बन रहे हैं कि भाई क्या पता है रेड के अंदर 4 आ जाए और फिर ब्लू के अंदर 0 आ जाए। हायर स्कोर सेलेक्ट करेंगे, आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 स्कोर करना है ना, तो एक केस हमारे पास ये बन गया, फिर सेकंड बना, फिर थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके से हमारे पास 4 सिनेरियोस बन रहे हैं। तो 4/16। 0 का मतलब क्या था? 0 का मतलब ये था कि जब हमारे पास सेम नंबर लैंड होंगे, तो 1 एंड 1 लैंड हो गया, 2 एंड 2 हो गया, 3 एंड 3 हो गया। 0 एंड 0 नहीं होगा, क्योंकि रेड स्पिनर के पास 0 नंबर नहीं है, सिर्फ ब्लू के पास है, तो इसलिए हम 0 का नहीं बनाएंगे। 1 2 एंड 3, तो हमारे पास 3 सिनेरियोस है, तो 3/16। यहाँ से आपका आंसर आ गया 3/16। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड करना है। हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस मीन स्क्वायर। पहले तो हमें मीन फाइंड करना होगा। मीन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? हम प्रोबेबिलिटी को और से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। x1 मल्टीप्लाई बाय 1/16, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/16, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/16, 4 इंटू 4/16 और 0 इंटू 3/16। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके आंसर्स को ऐड करेंगे, विल गेट द आंसर 19/8। ये हमारे पास मीन आ गया।
मीन का हमारा फॉर्मूला कहता है कि मीन का स्क्वायर करना है, तो वो तो हमने यहाँ लिख दिया 19/80, 19/8 का स्क्वायर। बीच में माइनस भी आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है उसका e⁻x²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास x था उसका स्क्वायर कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई बाय 1/16, 2 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई बाय 3/16, 3 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई बाय 5/16, 4 का स्क्वायर करो इंटू 4/16, 0 का स्क्वायर करो इंटू 3/16। यही काम मैंने यहाँ भी किया हुआ है। 1/16 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 3/16 जो उसकी प्रोबेबिलिटी थी मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। ठीक है, इसे सबको आंसर सबको ऐड करेंगे, पीछे है हमारे पास माइनस, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.98। तो ये हमारे पास इसका वेरिएंस है। पार्ट सी से द रेड स्पिनर विद द साइड नंबर 1 2 3 4 इज स्पिन रिपीटेडली, बहुत दफा स्पिन किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड ऑन द 4 फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द 8 स्पिन। 8 स्पिन से पहले वो लैंड कर गया था 4 पे। ठीक है, अब वो क्या पता 7 पे करा हो, क्या पता 6 पे करा हो, क्या पता फर्स्ट पे आ गया हो, क्या पता थर्ड पे आया हो। ये हमारे डिफरेंट केसेस बनते जा रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियोस बनते जा रहे हैं, हम उन सबको देखेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला है लैंड्स ऑन 4, तो अगेन हम लोग हमारे पास लैंड ऑन 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4। और लैंड नहीं होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3/4। ये बात तो हमें पता है, और क्योंकि वो फेयर भी था इसलिए 4/4 है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 8, which eventually means probability x less than equal to 7। ठीक है, 8 है ना, तो 7 तक होगा। ये देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सेम्स हमने बना लिए हैं। 1/4 यानी कि फर्स्ट ट्राई में ही आंसर आ गया। 3/4 इंटू 1/4 यानी कि सेकेंड ट्राई, एक दफा फेल हुआ, सेकेंड ट्राई पे आंसर आ गया। ये हमारे पास थर्ड ट्राई है, यानी कि 2 टाइम्स फेल हुआ है, 3/4 इंटू 3/4, और फिर थर्ड टाइम पे इसको सक्सेस मिल गई। फिर आता है हमारा फोर्थ, यानी कि 3 टाइम फेल हुआ, 3 दफा उसने स्पिन किया तो 3 दफा 4 नहीं आया, 4 पे लैंड नहीं हुआ, और 4 टाइम जो था वो उस पर लैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वहां पर 4 टाइम है, इसमें से 3 टाइम फेल हुआ, 4 टाइम पे सक्सेस हो गई। फिफ्थ ट्राई है। अब देखो मैंने 3/4 लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? अगर आप गौर से देखें, सिर्फ इसी को देख लेते हैं वहां पर फोर्थ ट्राई को, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 यानी कि 4 ट्राई में 3 दफा फेल हुआ, यानी कि 3 टाइम फेल एंड लास्ट टाइम सक्सेस हुआ ना। तो आई कैन इवन राइट इट लाइक 3/4 मैं क्यों बार बार लिखूं? तो मैंने यही काम फिफ्थ टाइम में किया हुआ है। 3/4 यानी कि 4 टाइम फेल हुआ इंटू 1/4, फिफ्थ टाइम पास हो गया। प्लस फिफ्थ सिनेरियो क्या है हमारे पास, सिक्स सिनेरियो, कि 3/4 यानी कि 3/4 यानी कि 5 टाइम फेल हुआ है वो, और 6 टाइम में पास हो गया। और लास्ट टाइम क्या बन रहा है, 3/4 यानी कि 6 टाइम फेल हुआ, और लास्ट टाइम यानी कि 7 टाइम में पास हो गया। इस तरीके से हमारे पास 7 हमारे पास केसेस बन गए। When we will add all of them, we will get the answer 0.867। All right, moving on to question number 5। Shan has three boxes, it contains, ठीक है, उसका 3 बॉक्सेस हैं, जिसमें बॉक्स ए जो है उसमें 5 काउंटर्स हैं, जिसमें 3 वाइट है और 2 येलो है। सही है। फिर एक बॉक्स डब्ल्यू है हमारे पास, उसके अंदर 4 रेड है और 3 ब्लू, 3 हमारे पास ब्लू मार्बल्स है। ठीक है। और एक बॉक्स वाई है जिसमें हमारे पास 5 रेड्स हैं और 3 ब्लू है। अब इससे हमारे 3 बॉक्सेस हैं। इस जगह भी शैन चूजेस 1 काउंटर एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए। बॉक्स ए में से रैंडमली कुछ सेलेक्ट कर देगा। इफ द काउंटर इज वाइट, अगर वाइट हुआ तो वो 2 मार्बल चूज करेगा फ्रॉम द बॉक्स डब्ल्यू। ठीक है, अगर वाइट हुआ, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि क्वांटिटी विल गेट डिक्रीज। इफ द काउंटर इज येलो, पहले वाइट का बताया अब वो येलो का बता रहे हैं, अगर येलो चूज करा तो 2 मार्बल सिलेक्ट होंगे फ्रॉम बॉक्स वाई। पहले को समझते हैं क्यों, थोड़ी थोड़ी सी लंबी कहानी ना, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हुई इन्होंने हमें। तो इन्होंने बताया है हमारे पास अगर बॉक्स ए में हमारे पास वाइट है और हमारे पास बॉक्स ए में हमारे पास येलो है, कह रहे हैं अगर वाइट सिलेक्ट हुआ तो हम जाएंगे बॉक्स डब्ल्यू में, और अगर हम बॉक्स डब्ल्यू में जाएंगे तो उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर से बोला अगर येलो हुआ यानी कि नॉट वाइट, तो हम बॉक्स वाई में जाएंगे, वहां से हम लोग रैंडमली 2 सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास सिनेरियोज बन रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हमारे में टी डायग्राम में बनाना है। बहुत आसान है, ये रहा उसका डायग्राम। आई विल एक्सप्लेन। हमारे पास 2 चीजें थी, या तो वो वाइट पिक करेगा या तो येलो पिक करेगा। वाइट पिक करेगा तो बॉक्स 5 डब्ल्यू पे जाएंगे और वहां से 2 चीजें पिक करनी है, बस ये हमारी कहानी है।
तो भाई वाइट पिक होने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? 3/5। थ्री थे ना फाइव में से, ये रहा क्वेश्चन। थ्री थे फाइव में से और टू थे येलो, तो 3/5 और येलो की 2/5 है, ये हमने लिख दिया। ये हो गया। अब जब उसने व्हाइट पिक करा तो नाउ यू नो यू हैव मूव टू बॉक्स डब्ल्यू। बॉक्स डब्ल्यू में हमारे पास रेड है और हमारे पास ब्लू मार्बल्स हैं। रेड मार्बल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? सिर्फ इतना सवाल है बस, अभी भूल जाओगे ये चीज़ें। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 4/7 और ब्लू की यहाँ पे 3/7। ये हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है। अभी सिर्फ इतना कुछ, जितना मैं रेड रेड से जितना मैंने बनाया उतने फोकस करो। अब जब उसने ये वाली पिक कर ली, सही है, फॉर एग्जाम्पल, अब तुम देखो सिर्फ रेड को। ये रेड, रेड से रेड और ब्लू 4/7 पिक कर ली। तो अब कम कौन हुआ, कौन लेस हुआ? रेड लेस हुआ ना, क्योंकि रेड 4 थी तो 3 हो गई, और टोटल भी हमारे पास कम हो गया, तो 3/6 हो गया इसका आंसर। ये रहा 3/6। क्या ब्लू में कोई फर्क आया होगा? ब्लू तो सेम थी, ब्लू तो 3 थी, तो 3। और क्योंकि टोटल कम हो गया, टोटल 6 है, तो 0.6 हो गया इसका आंसर। सिंप्लीफाई नहीं करना, अभी सिर्फ समझो। ये हमारे पास एक सिनेरियो बन गया, अगर वो रेड पिक करेगा और दूसरी भी हमारे पास जो भी पिक करे। व्हाट इफ ब्लू पिक करे? तो यहाँ पे देखो, अब हम ब्लू पे आओ। ब्लू से अगर वो पिक करेगा तो हमारे पास ब्लू कितनी थी? ब्लू हमारे पास 3 थी, तो ब्लू कितनी हो गई? 2 हो गई। और टोटल भी कम हो गया, 7 से यहाँ पे 6 हो गया। तो देखो 2 मैंने लिखा है 2/6, और रेड हमारे पास 4/6, क्योंकि रेड में कोई फर्क नहीं आया। रेड तो सेम नहीं ना। ये हो गया हमारे पास एक पूरा सिनेरियो चेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लाइन बना रहा हूँ एक। अब और नीचे वाले पे, अगर वो फाइव यानी कि येलो पिक करेगा तो बॉक्स 5 पे जाएगा। ठीक है, हम इधर भी करेंगे हम। येलो कितना था हमारे पास? 2/5। अब जब वो येलो पिक कर लेगा तो चीजें बनेंगी। बॉक्स 5 के अंदर रेड और ब्लू था, उस बॉक्स 5 में के अंदर भी, तो रेड एंड ब्लू। बॉक्स 5 में रेड की क्या प्रोबेबिलिटी थी? बॉक्स 5 में देखो ये लिखा हुआ, बॉक्स 5 में थी 5/8, और ब्लू की हमारे पास 3/8। सही ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, सामने लिखा हुआ है। तो 5/8 और 3/8। अब आओ कि अगर वो उसने रेड पिक करी, तो नेक्स्ट टाइम रेड पिक करनी कितनी होंगी? क्योंकि रेड कम हो गई है, 5 से 4 हो जाएंगी ना, तो 4 हो गई। और क्योंकि टोटल भी कम हो गया तो 6, 8 से 7 हो गया, तो 4/7। ब्लू में कोई फर्क आया? ब्लू में कोई फर्क नहीं आया। ब्लू हमारे पास 3 तो 3 रही, और हमारे पास टोटल 7 तो 7, 3/7। ये भी लिख दिया। अब वो नीचे वाले पे ब्लू, अगर वो ब्लू पिक करता है, अगर वो ब्लू पिक करेगा तो भाई 3/8 पहले थी, कम हो गई, तो यानी कि 2/7। रेड में भी फर्क आया? रेड में भी फर्क नहीं आया, रेड तो सेम रही 5, टोटल कम हो गई ना, तो 7, 2/7। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा बना है। मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। पार्ट बी स्टेट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन मार्बल इज रेड एंड वन मार्बल इज ब्लू आर ऑब्टेन। एक रेड हो और एक ब्लू हो। अब इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ से हो, बस एक रेड और एक ब्लू चाहिए इनको। तो भाई एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम लोग व्हाइट से रेड पे जाए, रेड से ब्लू पे जाए। ठीक है, वन केस, क्योंकि स्टार्ट तो व्हाइट एंड येलो से ही होगा ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग पॉइंट व्हाइट एंड येलो है। डायरेक्ट थोड़ा रेड एंड ब्लू पे जाएंगे। तो भाई हम यहाँ देख सकते हैं, व्हाइट से रेड गए, रेड से ब्लू गए, या व्हाइट से ब्लू जाओ, ब्लू से रेड जाओ। तो हमारे पास सेकंड केस भी क्या बन गया हमारे पास? व्हाइट, ब्लू एंड रेड। फिर थर्ड, अभी नंबर छोड़ दो, फिर हम देखेंगे यहाँ पे कितने सैंडविच बन रहे हैं। फिर यहाँ पे होता है येलो। येलो से रेड पे जाओ, रेड से ब्लू पे चले जाओ, येलो रेड एंड ब्लू, एंड येलो ब्लू एंड रेड। क्या येलो रेड एंड रेड हो सकता है? येलो रेड एंड रेड नहीं। उसका रीजन ये है कि दे नीड ऑल्टरनेटिव, वन रेड एंड वन ब्लू। सही है। तो ना रेड एंड रेड हो सकता है, ना ब्लू एंड ब्लू हो सकता है। ऑलराइट। अब तुम इनके देखो कि इनके नंबर्स क्या थे। व्हाइट से रेड जाना है, रेड से ब्लू जाना है। व्हाइट यानी कि ये, व्हाइट से रेड गए, रेड से ब्लू गए। 3/5, 4/7, 3/6। ये लिख लिया, आंसर हमारे पास ये आ गया। व्हाइट, ब्लू एंड रेड। व्हाइट तो 3/5 था, व्हाइट से ब्लू गए और ब्लू से रेड गए, तो 3/7 एंड 4/6। ये हमने यहाँ पे ये भी करा हुआ है। ये आंसर आ गया। अब येलो रेड एंड ब्लू, येलो से रेड पे जाओ, रेड से ब्लू पे जाओ। येलो, येलो से रेड पे जाओ, रेड से ब्लू पे जाओ। क्योंकि अगर मैं येलो से रेड जाऊंगा, ये तो उसने नहीं बोला ना, उसने ऑल्टरनेटिव बोला है। तो 2/5, 5/8 एंड 3/7। कभी भी डायरेक्ट नंबर्स पे नहीं जाओ, हमेशा पहले ना अपने माइंड में बनाओ सिनेरियोस। एंड लास्ट वाइट, ब्लू एंड रेड, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सब के आंसर्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें टोटल पूछा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो को ऐड करेंगे। जब सारी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर लें, विल गेट द आंसर 39/70। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अगेन ये आंसर 39/70 किसका आया? क्या आंसर हमारे पास आया है? फॉर वन रेड एंड वन ब्लू इज ऑब्टेन। पार्ट सी स्टेट्स
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वाइट काउंटर इज चूजन फ्रॉम बॉक्स ए। बॉक्स ए में से वाइट चूज हो, गिवन दैट वन रेड मार्बल एंड वन इज ब्लू मार्बल इज ऑब्टेन। ये क्वेश्चन गिवन दैट का है, तो मुझे गिवन दैट से ही समझ में आ गया ये हमसे किसका क्वेश्चन पूछ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये अब ये कह रहा है कि वाइट काउंटर तो चूज होगा ही होगा, वाइट तो होना ही होना है, ठीक है। तो वाइट में से इसको चाहिए रेड एंड ब्लू, सही है, वाइट में से इसको चाहिए रेड एंड ब्लू। तो एक क्या हो सकता है कि हमारा वाइट में से रेड एंड ब्लू या फिर ब्लू एंड रेड न्यूमरेटर में आ गया। ये हमें पिक करना है फ्रॉम द टोटल, यानी कि अब रेड एंड ब्लू के सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो वाइट में रेड एंड ब्लू चले जाओ, या वाइट में से ब्लू एंड रेड चले जाओ, या येलो में से रेड एंड ब्लू चले जाओ, येलो में से ब्लू एंड रेड चले जाओ, ठीक है। इसमें से हमें पिक करना है व्हाइट में से ब्लू एंड रेड एंड ब्लू। ये होती है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि ब्लू एंड रेड के केसेस बनाओ और उसमें से वो चूज पिक करो जो उसमें बताया है। तो हमने ब्लू एंड रेड के केसेस बनाए, जो हमारे पास केसेस आ गए थे पार्ट बी में हमारे पास इसका आंसर आ गया था। कह रहा है इसमें से चूज करो कि व्हाइट रेड ब्लू, इसका आंसर क्या आएगा। ये होती है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये जो चीज थी हमारे डिनोमिनेटर हमने अभी फाइंड किया है, वो ये रहा। सबके अलग अलग जो फाइंड करे थे, ये रहा 39/70, वो तो ये आ गया। अब वो कह रहा है कि व्हाइट ब्लू एंड रेड, वो ये रहा। अगर आप गौर से देखें तो हमने ऊपर फाइंड अलग करे थे यहाँ पे, 6/35 दोनों का 6/35 था। यहाँ आप लिख दें, इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज वही तो लिखी है मैंने जो ऊपर लिखी थी। तो वी विल गेट द फाइनल आंसर 8/13। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स के लास्ट सैटरडे एक साइकिलिंग कंपटीशन था जिसमें हमारे 11 साइकिलिस्ट थे और हर साइकिलिस्ट के हमने टाइम टेकन का रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, टू कंप्लीट, और नियरेस्ट मिनट्स में, और चीज़ मिनट्स में हुई भी है, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि यहाँ पर 2 टीम्स थी, एक लिनेट से और एक पुफिन से, उनका हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्वेश्चन ये है कि बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है। बैक टू बैक स्टेम डायग्राम मतलब है कि कि एक ही डायग्राम में दोनों को शो करना है, तो बहुत ही आसान है हमें। इसमें ये होता है, स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ये होता है, हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स याद है, यूनिट्स, टेंथ, 100,000, 10,000, 100,000, यूनिट्स जो होते हैं वो हमारे पास लीव्स में आ जाते हैं। ये हमारे पास लीव्स हैं, ये हमारे पास लीव्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उसका टेंथ आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 78 बोलूंगा तो 8 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि 7 विच इज टेंथ, 8 विच इज यूनिट। अगर मैं सिर्फ पहले देख लेंगे पुफिन्स को, पुफिन्स ये है, तो 45, 49, 51, तो भाई हम यहाँ लिख दिया है। 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पास बन गया इसका। मूविंग ऑन टू द फिफ्टीज का भी हमने यहाँ लिख दिया, सिक्सटीज का भी लिख दिया। चीज़ रिपीट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल 62 अगर मैं देखूँ, 64 और 64, तो 2 दफ़ा ही लिखेंगे, एक दफ़ा नहीं लिखेंगे, 2 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। 4 एंड 4, क्योंकि ये हर एक साइकिल्स को दिखा रही ना। अगर मैं एक दफ़ा लिख दूंगा तो यहाँ एक साइकिल कम हो गया, तो 10 साइकिल्स का दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास पुफ्स का आ गया। सिमिलर विद द लिनेट्स, लिनेट्स भी देखो 4 से स्टार्ट हुआ है, तो 4 तो आ गया यहाँ पे। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया तो ये 48 हो गया। अच्छा, अगर माइंड में क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल पुफिन्स का हमारे पास 35 होता, लेट्स का हमारे पास 35 होता और पुफिन्स 45 से स्टार्ट होता, फिर क्या करते? कुछ भी नहीं करते, हम यहाँ 3 लिखते और यहाँ पे 5 लिख देते और पुफिन्स का जगह हम लोग एम्प्टी छोड़ देते। एम्प्टी छोड़ने का मतलब ही ये है कि वहाँ पे नहीं है। अगर आप 0 लिख देंगे फिर तो 30 बन जाएगा ना। तो सही, ये चीज़ ख्याल रखनी है आपने, सही है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया पूरा। एक चीज आपको याद रखनी है, वो है की बहुत जरूरी है। की का मतलब ये होता है कि हाउ टू रीड दिस चार्ट, कैसे रीड करूं मैं इसको। तो रैंडमली कोई भी सेट पिक कर लो, जैसे मैंने पिक किया है 074, वो ये रहा, मैंने इसको पिक किया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा भाई इसका मीन्स मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 70 मिनट्स फॉर द लिनट्स, क्योंकि 70 है ना, ये 70 है, वो भी लिनट्स का, और 74 फॉर पुफिन्स, मतलब बताना होता है। आप चाहे तो आप ये पिक कर लें, 51 और 51, आप चाहे तो आप ये पिक कर लें, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि तो की का मतलब होता है हाउ टू रीड। मैं रीड कैसे करूँ, किसी को अगर आप भेजेंगे और फिर की नहीं हुआ, उसका पहला क्वेश्चन ये होगा भाई मैं रीड कैसे करूँ मैं। तो की का मतलब सिर्फ ये होता है कि हाउ शुड आई रीड दिस, तो उसे उसको बताना होता है। तो ये यहाँ पे ये देखना कि जरूर होता है। अगर ये कितने क्वेश्चन का था, 4 मार्क्स का था, तो इनमें 1 मार्क की का जरूर है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी कह रहा है फाइंड द इंटरकोटाइल रेंज बाय द टाइम टेकन बाय द लिनिट्स। इंटरकोटाइल रेंज का मतलब क्या है, Q3 - Q1, Q3 - Q1, Q3 क्या होता है हमारे पास 75th परसेंटाइल, 75 मतलब 3/4,
3/4 मल्टीप्लाई बाई 11 विच इज 8.25 और Q1 विच इज द 25th 1/4 इंटू 11 2.8। इसको राउंड ऑफ कर लो तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास आंसर हमेशा हमारे पास रेंज में दे पाऊँ। अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे तो आंसर रेंज में होगा। 8.2 का मतलब है कि 8 पोजीशन पे चले जाओ या फिर 9 पोजीशन पे चले जाओ, वो आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं है। मैंने 8 को 8 पे किया हुआ है और 2.8 को मैंने 3 कर लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर मैं यही काम मैं पुफिन्स के लिए करूंगा तो फिर 8.2 का मतलब ये होगा कि जो मैंने उसके लिए सिलेक्ट किया था वो भी उसके लिए होना चाहिए। तो इसको मैंने 8 सिलेक्ट किया हुआ है, ये कर लेते हैं हम लोग यूनिट्स का। यूनिट्स का हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड 8, 64। तो मैंने 64 ही लिखा है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे हमने 3 कर दिया तो 1 2 एंड 3 विच इज 54। तो 54 मैंने यहाँ लिख दिया। Q3 माइनस Q1 आंसर इज 10। अगर आप चीज नोट करेंगे तो हमारे पास जो स्टेम डायग्राम बनता है वो असेंडिंग ऑर्डर में बनता है, स्मॉल टू बिग बनता है हमेशा। ऐसे ही रैंडमली शुरू कर दिया हमने, यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, नहीं, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा। तो ये हमारे पास आसानी हो जाती है, ईजीनेस हो जाती है टू कैलकुलेट द इंटरकोटाइल, क्योंकि वो पोजीशन बताता है। डायरेक्ट आराम से आप चले जाते हो पोजीशन पे, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो इसका बेनिफिट भी होता है। मूविंग ऑन टू द पार्ट सी। पार्ट सी कह रहा है वी नीड टू ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। बॉक्स एंड विस्कर बनाना है हमें दोनों का, लिनेट एंड पुफिन्स का। तो बॉक्स एंड विस्कर के लिए व्हाट यू नीड, Q1 विच इज द फर्स्ट 25th क्वार्टाइल, Q3 विच इज द 75th यानी कि 75th क्वार्टाइल, और आपका Q2 भी चाहिए होता है विच इज द 50th क्वार्टाइल। इसका बॉक्स बनता है हमारे पास, यानी कि इंटर क्वार्टाइल का बॉक्स बनता है। Q2 पे हम बनाते हैं लाइन टू शो द 50th% के हमारा 50% डेटा कहाँ पर है, और हमें चाहिए होता है रेंज। रेंज तो हमें पता चल जाती है, वो तो डायग्राम देख के पता चल जाती है कि हमारे पास स्टार्ट और एंड कहाँ से हो रहा है। बट व्हाट वी वर्किंग किसके लिए करनी होती है, वर्किंग करनी होती है वापस Q1 Q3 और Q2 के लिए। पहले हम बात करते हैं लिनेट्स की, क्योंकि अभी हमने लिनेट्स के लिए वर्किंग करी है इंटर क्वार्टाइल ना। लिनेट की चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हो रही है, लिनेट की चीज़ें स्टार्ट हो रही है हमारे पास 48 से, यहाँ भी लिखा हुआ है 48, और एंड हो रहा है हमारे पास 70 पे। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे हम लोग अपने टाइम लीव डायग्राम में। तो 48 से स्टार्ट करेंगे, 70 पे एंड करेंगे। तो ये जो मैंने बार बनाया ये मैंने 48 पे बनाया और ये मैंने 70 पे एंड किया। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q3 है। अब इससे पहले हमने फाइंड किया ये Q1 का आंसर 64, Q3 का आंसर 64 और Q1 का 54 था। तो यहीं से हमने बॉक्स बनाया, ये रहा, ये 54 पे जा रहा है और ये वापस 64 पे जा रहा है। ये बॉक्स जब बनेगा हमारे पास तो हम इन दोनों को लाइन बना के हम लोग ज्वाइन कर देंगे अपनी रेंजेस को। अब बनाना है हमें Q2। ये जो सेंट्रल लाइन है हमारे पास Q2 है, यानी 50th%। तो यहाँ पे हम लोग 1/2, जो 50th है ना, 1/2 इंटू 11 इंटू 5.5, ये चीज या 5.5 पोजिशन, जिसको मैंने 6 पोजिशन मान ली। 5.5 पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तब 60 आ गया आंसर। मैंने 60 पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरे पास बॉक्स में विस्कर बन गया फॉर द लिमिट्स। सेम करेंगे हम लोग पुफिन्स के लिए। अब मैं पुफिन का से बताऊंगा। ठीक है, पुफिन का स्टार्ट हो रहा है हमारे पास किससे, 45 से, और एंड हो रहा है हमारे पास 74 पे। हम देख भी सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ देख तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। 45 से स्टार्ट हो रहा है और 74 पे एंड हो रहा है, तो ये तो हमारे पास रेंज आ गई। तो ये जो बार है हमारे पास 45 पर है और ये हमारे पास 74 पर है। ठीक है, एक तो ये बन गया। अगेन Q3 Q2 और Q1 फाइंड करेंगे, तो हमने फाइंड कर लिया है 8.2, यानी कि 8.2 पोजीशन पे जाओ, यानी कि मैंने 8 पोजीशन पे, ये हमारे पास थर्ड पोजीशन आ गई, ये हमारे पास 6 पोजीशन आ गई, क्योंकि दोनों के 11 थे ना, नंबर ऑफ सेकंड तो सेम थे। तो आंसर इसलिए पोजीशन के साथ आंसर जो है हमारे पोजीशन के सेम आ रहे हैं, पर नंबर डिफरेंट आएंगे। ठीक है, 8 पोजीशन पे कौन है, हमारे पास 64 है, थर्ड पोजीशन 51 है एंड 58 हमारे पास सेंटर में है। ये हमने ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द टाइम टेकन बाय द लिमिट्स एंड टाइम टेकन बाय द प्रूफिन्स। उनके टाइम का कंपैरिजन करो कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। तो अगर सिर्फ ये बॉक्स देखो तो तुम्हें दिख रहा है ये बात कि किसने ज़्यादा टाइम लिया है, पुफिन जो है उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया है और लिनेट से कम टाइम लिया है। ये जो मेरे पास बॉक्स है अपर वाला, ये क्या शो कर रहा है, फॉर द साइक्लिस्ट, फॉर 11 साइक्लिस्ट ऑफ लिनेट्स, और ये शो कर रहा है फॉर 11 साइक्लिस्ट ऑफ पुफिन्स। तो 11 साइक्लिस्ट जो प्लेनेट्स हैं उन्होंने कम टाइम लिया ना, उनकी देखो ना रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, और पुफिन्स की कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है। तो हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि टाइम टेकन बाय द लिनेट्स आर लेस वेरीड, वेरियंस कम है, हैंस मोर कंसिस्टेंट देन द पुफिन्स। मोर कंसिस्टेंट यानी कि उन्होंने
कम टाइम लिया हुआ है बहुत। देखो ऐसा नहीं है कि लिनियर्स में से कुछ ने कम लिया है कुछ ने ज्यादा लिया है। लिनियर्स ने ओवरऑल ही कम टाइम लिया है पुफिन्स के कंपेयर में, राइट। तो इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और लेस वेट का मतलब क्या है कि ज्यादा डिस्टेंस हमारा फैला हुआ नहीं है, लेस वेट है। दोनों बातें एक ही हैं, वर्ड्स ऊपर नीचे करे हैं मैंने। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि टाइम टेकन बाय द ओबी टू वॉक फॉर टू द वर्क ईच मॉर्निंग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओबी इज माय फ्रेंड बाय द वे, मेरे दोस्त का नाम भी ओबी है। ओके, तो कह रहे हैं जो वॉक कर रहा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मीन 14.8 और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है विच इज 1.5। कह रहे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि रैंडमली चूजन डे पे ओबी टेक्स मोर देन 15.6 मिनट्स टू वॉक। बहुत ही सिंपल है कि एक्स इज ग्रेटर देन 15.6, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया कि 14.8 यानी कि यहाँ पे सेंटर है मीन, और 15.8 इधर होगा क्योंकि ज़्यादा है ना, वी टू फाइंड मोर। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, मोर है ना। और हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर हमेशा लेफ्ट टू राइट आता है, यानी कि आंसर हमारे पास ये आएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड उसके आगे वाला करना है, विच इवेंचुअली मेक सेंस। अपने आंसर्स को हम लोग 1 से माइनस करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है, मीन माइनस यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारे पास जी स्कोर दे देगा। तो 15.6 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, वी विल गेट द आंसर 0.5333। सो लेट्स मूव ऑन टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे पास टेबल है 0.5 किधर है, 0.5 ये रहा, इसमें से हमें 0.533 से तो 0.7019 प्लस 10 यहाँ पे ऐड होगा विच इवेंचुअली मीन्स 2907 पॉइंट। तो यहाँ मैंने आंसर मैंने यही लिखा हुआ है विच इज ओवर हेयर। ये हमारे पास जो अब जो ये आंसर जो आया है 0.7029, ये आंसर किसका आया है, ये मेरे पास इस येलो लाइन का आया है। ये मेरे पास पूरा एरिया है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मैं उससे ज़्यादा वाले में इंटरेस्टेड हूँ। तो 1 से माइनस करेंगे, विल गेट द आंसर 0.297। तो प्रोबेबिलिटी के ही विल टेक्स मोर देन 15.6 वो कितनी है, 0.297। ठीक है, मूविंग ऑन टू द पार्ट बी। ऑन द 90% ऑफ द डेज उबी टेक्स मोर देन 3 मिनट्स टू वॉक। तो ये 90% से ज्यादा, तो अगर ये 90% ऑफ द डेज यानी कि 90% से 3 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हमें ये बात पता है कि ये चीज यहाँ लाई करती होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं 90% ऑफ द टाइम। तो यह चीज यहाँ लाई करेगी तभी तो ये 90% होगा पूरा, ये 90 होगा और ये हमारे पास 10 होगा। अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इफ कि यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि इसके दो रीजंस है। अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, ऑलराइट, तो पहली बात कि टी से लेस देन हो जाएगा ना फिर तो, क्योंकि हमारे पास एरिया लेफ्ट टू राइट चलता है। ये तो टी से लेस देन हो जाएगा। ये कह रहे हैं टी से मोर, और अगर मैं मोर की तरफ जाता हूँ तो ये मेरे पास 90% ऑफ एरिया नहीं है, ये मेरे पास 90 से बहुत कम है। तो इसलिए बाय दिस आई नो कि मेरा टी जो है वो यहाँ लाया करता है। ठीक है, और इस तरीके से हम जस्टिफाई कर रहे हैं टी से ग्रेटर है एक्स, तो ये जगह है। ऑलराइट, ये ब्लू वाली लाइन नहीं है। सो एक्स इज ग्रेटर देन टी इक्वल टू 0.9, टी माइनस मीन 14.8 अपॉन 1.5 इक्वल टू 0.9। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसे हमने पुट कर दिया, चीजें आ गई। अब फॉर्मूला था हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे z आता है, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, तो वी विल कन्वर्ट दिस प्रोबेबिलिटी इनटू द z यानी कि z स्कोर। तो यहाँ पे आओ 0.9 किधर है, 0.9 हमारे पास कहीं इधर है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग इसको चूज नहीं करेंगे, हम उसके लेसर वाले को चूज करेंगे विच इज 0.8997, और इसमें हम लोग किसको ऐड करेंगे, वी विल ऐड 4। अब मुझे पता है ये बात कि अगर 4 ऐड करूंगा तो 0.91 बनेगा, 9.1 बनेगा, 0.91। बट इशू ये है कि अगर मैं इस पर कोई भी सिलेक्ट करूंगा ना आंसर, मेरे पास आंसर 0.90 नहीं बन रहा, एक यूनिक सिनेरियो बन रहा है। ऐसे सिनेरियो पे विल चूज द बेस्ट पॉसिबल, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल मेरे पास यही बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर आ गया, ये जी स्कोर था, और इसको ऐड करेंगे तो 1.2, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2। तो जी स्कोर क्या बना, 1.282। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है। बट क्वेश्चन ये कि मैंने नेगेटिव में क्यों लिखा। नेगेटिव में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे नंबर तो नेगेटिव में होता है ना, यहाँ पे नंबर नेगेटिव में होता है क्योंकि मेरे पास मीन से पहले है, ये मीन से पहले, अगर मीन के बाद हो तो पॉजिटिव में लिखता ना, क्योंकि मीन से पहले है तो नेगेटिव में है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिखना जरूरी है। वी विल मेक द टी सब्जेक्ट, और आंसर आ जाएगा 12.9। तो पेपर टी क्या है, 12.9। देखो टी 12.9 ये इंडिकेट कर रहा है कि मीन से लेस भी है। अच्छा, अगर नेगेटिव नहीं लिखोगे तो ये जो -14.8 है ना, वो वहां जाके ना फिर प्लस हो जाएगा, हमें माइनस करना है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। पार्ट सी, ओबी वॉक्स
टू वर्क 5 days a week for 45 weeks in a year। वो 5 days जाता है और भी 45 weeks तक गया है पूरा ईयर, ठीक है। 5 days वर्क पे जा रहा है और 45 weeks तक गया है, ये बात याद रखनी है। इन्होंने बोला इन हाउ मेनी डेज इन अ ईयर वुड यू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का क्वेश्चन आ गया है, वो भी टू टेक विद इन 1 minute ऑफ द मीन। विद इन का मतलब क्या है, प्लस माइनस ऑफ मीन टू वॉक द वर्क। हमारा मीन कितना है, हमारे पास मीन है 14.8, प्लस प्लस करेंगे तो 15.8 हो गया, माइनस करेंगे तो 13.8 हो गया। तो टेक्निकली ये हमसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि इसके बीच का बताओ। ये हमारे पास 15.8 है, ये हमारे पास 13.8 है, इसके बीच का हमें बताना है। पहले हम फोकस करेंगे 15.8 वाला। अब 15.8 का मतलब क्या है, जरा पहले ये देखो कि लेफ्ट से राइट तक जा रहा है, तो बहुत, ये तो हम करते आ रहे हैं तो बहुत आसान है। बस 15.8 का फाइंड करेंगे, आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। 15.8 माइनस 14.8 अपॉन 1.5 विल गेट द आंसर 0.667। 0.67 किधर है, 0.6 का ये रहा, 0.6 पे 6 जाना है और फिर 7 जाना है, विच इज ये दिस। तो यानी कि 0.7454 प्लस 23 ऐड करेंगे तो 0.7477, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमारे पास है 0.7477। ठीक है, ये तो हो गया। अब व्हाट अबाउट द नेगेटिव वन, 13.8। अगर मैं 13.8 की बात करूं, 13.8 का मतलब क्या है कि 13.8 मीन से पहले है, कहीं इधर होगा 13.8, और हमें ना ये वाला एरिया चाहिए, राइट। लेस देन चाहिए, क्वेश्चन लेस देन बोला है ना हमें। अगर जब तुम 15.8 का फाइंड करोगे, उसमें से ये वाला रिमूव कर दोगे जिसको अब मैं शेड कर रहा हूँ, तब जाके तुम्हारे पास ये सेंटर वाला बचेगा ना, ऐसे तो बचेगा सेंटर, और इस तरीके से सेंटर वाला आएगा जैसे हमने ऊपर देखा। तो यही काम करना है, हमने ये तो फाइंड कर लिया 15.8 का, अब 13.8 का ये वाला फाइंड करना है। तो तुम्हें ये बात पता है कि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे पास सिमेट्रिक होती हैं। अगर 13.8 का ये हिस्सा फाइंड करना है, इट इज सेम एज कि यहाँ पे जो नंबर होगा मुझे उसका ये वाला हिस्सा फाइंड करना होगा। सिमेट्रिक होता है, 13.8 का पॉजिटिव भी तो कोई ना कोई नंबर होगा ना। हमारे पास जो टेबल होता है उसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होते, वो स्टार्टिंग पॉजिटिव नंबर से होता है। इसको हम करेंगे फ्लिप, ठीक है। जब मैं फ्लिप करूंगा तो मुझे अपना ये वाला एरिया चाहिए होगा, ये वाला एरिया एग्जैक्टली इस वाले एरिया के इक्वल होगा। और हम जब इसको फाइंड कर लेंगे, हम इसको माइनस करेंगे 15.8 वाले से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो बोलना चाह रहा हूं मैं, इधर फिर समझा देता हूँ। ये हमें ये एरिया फाइंड करना है, बट क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव नहीं होता नंबर, हमने इसको फ्लिप किया। जब फ्लिप किया तो यहाँ पे जो नंबर था पॉजिटिव हो गया। अब ये जगह नहीं फाइंड करनी, ये जगह क्यों फाइंड करूंगा, ये तो मेरे पास ज़्यादा परसेंट का है। इसने क्या बोला है, ज़्यादा, एक्स इज ग्रेटर देन। ग्रेटर कहाँ पे होगा, ग्रेटर यहाँ पे होगा ना। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना होगा, मैं इसको फ्लिप करूंगा, आई विल फाइंड दिस एरिया। ठीक है, ओके। जब मैं माइनस करूंगा मेरे पास आंसर आ गया, मेरे पास नेगेटिव 0.667। पहली बात तो क्लियर है हमें। 0.667 से जब मैंने उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करी तो मेरे पास 0.747 आ गया, तो पहले फाइंड करा था हमने। 0.74 इधर भी है, 0.74 इधर भी होगा, यहाँ पे नेगेटिव में होगा, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव में होगा। ठीक है, यहाँ मैंने अभी इसको पहले फोकस किया, पॉजिटिव में आ गया। जब मैंने 1 से माइनस किया आई गेट द 0.2526। अभी 2.2526 क्या है, ये वाली जगह है। ठीक है, 0.2526 जो है मेरे पास ये जगह है, और ये जगह इस जगह के इक्वलेंट है। क्लियर हो गई बात। अब मेरे पास ये मीन है, ब्लू लाइन से बनाऊंगा मैं 15, नहीं ब्लू लाइन नहीं, ग्रीन लाइन से बनाऊंगा मैं 15.8, और या ये मेरे पास आ गया। आई हैव द आंसर ऑफ 15.8, लेफ्ट टू राइट जा रहा है पूरा। मेरे पास इसका एरिया है, मेरे पास ये वाला एरिया भी है। तो अब मैं इस वाले एरिया को माइनस करूंगा रेड वाले से, तो आई विल गेट द मिडिल वन। ऐसे ही है ना, मिडिल वाला आ जाएगा, ये मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, राइट। तो यानी यहाँ पे यही है, 0.747 को माइनस किया है 0.2526 से। ये मेरे पास 15.8 का था, ये मेरे पास 13.8 का था, दोनों को माइनस किया तो आई गेट द रिमेनिंग वन 0.4948। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आई है। अभी अभी हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ वुड यू एक्सपेक्ट। हमें पता है वो 5 डेज जा रहा है, वो 45 वीक्स तक गया है, तो टोटल डेज कितने हो गए, 2 to 5 डेज टोटल डेज हो गए ना। 45 वीक्स 5 डेज। अब इस डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4948 से, वी विल गेट द आंसर 11111.3।
अब 1.3 तो हमारे पास कोई डेज नहीं होंगे ना, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट, 0.3 का मतलब क्या है, तो राउंड ऑफ करा हमने 111 डेज, दिस इज द फाइनल आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास ये पेपर जो है फिनिश होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वापस समझना है, तो डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, आई विल डू रिस्पॉन्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।